जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं हमारे पास। हम स्टार्ट करते हैं एमॉर्फस सॉलिड से। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सिमेट्री में है, ठीक है। एक बिल्कुल 3 लाइनें इस तरह से हैं साथ जुड़ी हुई, एक उनका पैटर्न नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये वाले जो सर्कल्स हैं इनके अंदर कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, जहाँ मर्जी कोई घूम फिर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका कोई पैटर्न नहीं होता, उनकी कोई शेप नहीं होती है। वो इस तरह से उसके जो एटम्स होते हैं वो इस तरह बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। इनरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरह से, ठीक है। और इसकी कोई शेप नहीं होती है, शेपलेस। और इसके अंदर क्या होता है कि कोई मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होता। हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है। जैसे अगर हम ग्लास की एग्जांपल लें तो ग्लास की एग्जांपल में हमारे पास 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका टेम्परेचर आ गया ग्लास का। तो इसके अंदर क्या है कि ये इसकी कोई शेप नहीं होती, जो हमने पढ़ा आज, इसकी कोई शेप नहीं होती। इसकी फॉर्म जो है वो इसका रेगुलर नहीं होता। और इसके अलावा इसमें मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है इस तरह से, यानी इसके अंदर कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कि लाइक हम लोग कहते हैं कि 1200 डिग्री सेल्सियस पे जाके हो जाएगा या 1500 डिग्री सेल्सियस पे। नहीं, ये 1000 से मेल्टिंग पॉइंट इसका स्टार्ट हो जाएगा और 15 डिग्री सेल्सियस तक जाके ये पूरा जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था ये हमारे पास आ गया एमॉर्फस सॉलिड्स। इसके अंदर जी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल है। कैंडल जो होती है वैक्स से बनी हुई होती है और वैक्स की हमारे पास उसके लिए भी हमारे पास एक रेंज आ जाती है 62 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और इसको हम लोग लिक्विड लाइट सॉलिड भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इसके अंदर जी यहाँ पे जिस तरह देख रहे हैं आप, ये इस तरह से वेल अरेंज्ड है, ठीक है, वेल अरेंज्ड है। तो ये हमारे पास आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन दोनों में से ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ गए। उसके बाद इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, जिस तरह के शुगर और डायमंड आ गया, ठीक है। और इसके बाद ही हमारे पास इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसमें जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 3550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास था एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब हमने देखना है इनके अंदर जी डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और एमॉर्फस सॉलिड्स में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वो कंप्रेंसिबल रिजिड होते हैं। और इसके बाद जी वो डेफिनेट प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे कि क्लीवेज होता है उसको कट करना, ठीक है, कट करना। उसके बाद डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया। लेकिन जब हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, ना उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। और उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी कोई रेंज होती है, ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे एग्जैक्ट हमें बताया हुआ है। उसके बाद ना तो वो रिजिड फॉर्म में भी नहीं होते, ठीक है, उनकी कोई शेप ही नहीं होती है। उसके बाद उसके अंदर जो क्लीवेज कट होता है तो वो भी इरेगुलर क्लीवेज होता है, उसके अंदर एग्जैक्टली शेप्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होती। और इसके बाद जो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पहले उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं कि उसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक डेफिनेट पैटर्न होता है उसका। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड में जाने के लिए उसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। क्लीवेज प्लेन की बात करते हैं वो किस तरह से कट होता है कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे कट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से 2 सेपरेट लाइंस हो जाती हैं। और उसके बाद नीचे देखते हैं तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ से रिपेल भी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्लीवेज आ जाता है, यानी कि इनको कट करना। इसको हम इस तरीके से भी कट कर सकते हैं तो भी ये इक्वल एक जैसी ही उसकी शेप्स होंगी। आगे जब हम लोग देखते हैं सिमेट्री में हम लोग देखते हैं तो इस तरह से जब हम लोगों ने क्लीवेज किया, कट किया, तो वो हमारे पास इस तरह से बन गया, ठीक है। उसकी 2 एग्जैक्ट शेप्स बन गई। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लान ऑफ सिमेट्री। कौन सा, जहाँ से हम लोगों ने इसको कट किया, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे प्लान ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे एक शेप चेंज कर ली, ठीक है, अब हम लोगों ने इसको यहाँ से कट किया तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री,
ठीक है। अब ये जो 360 एंगल पे जब हम इसको रोटेट करेंगे इस शेप को, तो दोबारा से ये वाला एंगल, ये वाली शेप, ठीक है, इसके अंदर देखिए 360 एंगल में हमारे पास उसकी फेसिस, उसके एंगल्स, उसके एजेस, ये सारा कुछ हमारे पास सेम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यानी कि अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। इसी तरह जो हम लोगों ने हैबिट की बात करनी है, हैबिट में हमारे पास जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने क्रिस्टल को ग्रो करना होता है तो हम एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि यानी कि सोल्यूशन की जो कैपेसिटी है, जिस तरह कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि सोल्यूशन की एक कैपेसिटी होती है जहाँ तक कि उसने अपने अंदर एक सॉल्वेंट ने अपने अंदर सोल्यूट को मिक्स करना होता है। ठीक है। तो लेकिन जब उसके अंदर हम लोग जो है सॉल्वेंट में सोल्यूट की मिकदार को बढ़ा देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, और नीचे से हम लोग उसको हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। उसके अंदर जो है क्रिस्टल ग्रोइंग होती है। क्रिस्टल ग्रोइंग और हैबिट की दोनों चीज़ें सेम है, दोनों कंसेप्ट हमारे पास सेम आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल ली एक बीकर की, और इसके अंदर ये छोटा सा क्रिस्टल जो है वो फॉर्म हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या 10 मिनट के बाद वो इस तरह से हो गया, उसका साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, और 20 मिनट्स के बाद उसका साइज़ और इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होती है, इस तरह से हम लोग क्रिस्टल ग्रो कर रहे होते हैं, और इसको हम हैबिट भी बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आती है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी हमारे पास क्या होती है, एन का मतलब होता है नो, और आइसोट्रॉपी का मतलब होता है सेम पोजीशन, यानी कि इसकी कोई सेम पोजीशन नहीं होती। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कैपेसिटी। उसके बाद थर्मल कैपेसिटी में आ जाती है हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि लाइट इसमें किस तरह से पास कर रही है। तो इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक शेप है और इसके इर्द-गिर्द मैंने डिफरेंट एरोस लगा दिए डिफरेंट पोजीशंस में से। तो क्या है कि जब हम लोग इस पोजीशन से देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी डिफरेंट हो जाएंगी। जब हम इस पोजीशन से देखेंगे तब ये प्रॉपर्टीज़ और हो जाएंगी। जब हम इस पोजीशन से देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ और हो जाएंगी। मीन्स हर डिफरेंट पोजीशंस पे फ्रॉम ऑल साइड्स जो हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें शो होंगी। हम यहाँ से देखेंगे तो हमें कुछ और नज़र आएगा, यहाँ से देखेंगे तो हमें कुछ और नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ पे जब हमारे पास इरेगुलर शेप है तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इंडेक्स को देखते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ये लाइन हमारे पास इस तरह से मूव कर जाएगी। जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो ये कभी ये इस पार्टिकल पे जाके मूव करेगी, फिर इस तरफ जा सकती है, इस तरफ जा सकती है, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे ये मूव करके जा सकती है। और ये वाले इनकी कोई शेप नहीं है, इसलिए वो किसी भी साइड से होकर गुजर जाएगी। तो इसके अंदर जो है ये रिफ्लेक्ट करती हुई किसी साइड से लाई जाएगी। इसलिए जब हम इस पॉइंट से देखेंगे हमें कुछ और चीज़ नज़र आएगी, इस पॉइंट से देखेंगे तो कुछ और एंगल से यहाँ से कुछ और नज़र आएगी। तो इस तरह से क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की। आइसो का मतलब होता है सेम, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि सेम फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास कॉपर है और एक हमारे पास सिल्वर है, और इन दोनों की जो फॉर्म है वो हमारे पास क्यूबिक फॉर्म होती है। उसके बाद हम देखेंगे जिंको और कैडमियम को। जिंक और कैडमियम जो है इनकी भी हमारे पास सेम फॉर्म होती है, ये हमारे पास होता है हेक्सागोनल। उसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ, यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी सब्सटेंसेस वगैरह आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल फॉर्म्स आ जाती हैं, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ होता किस वजह से है, इसके सेम एटॉमिक रेशियो की वजह से। ठीक है। सेम एटॉमिक रेशियो मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास Na भी 1 है, उसके बाद नाइट्रोजन का भी 1 आ गया और ऑक्सीजन का 3 आ गया, तो यानी कि 1 1 3 आ गया। इसी तरह KNO3 है तो ये भी 1 1 3 आ गया। CaCO3 है तो ये भी 1 1 3 आ गया, और इसी तरह से ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। तो ये क्या है, इस तरह से हमारे पास इसकी एटॉमिक रेशियो जो है वो सेम है। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम लोग इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, मैनी फॉर्म्स। पॉली मतलब मैनी और मॉर्फ का मतलब फॉर्म, तो मैनी फॉर्म्स। ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये वाली एग्जांपल देख सकते हैं FeO3 की। तो यहाँ पे इसके पास हमारे पास 2 फॉर्म्स यहाँ पे एग्जाम्पल में है, क्यूबिक फॉर्म और रोम्बोहेड्रल फॉर्म। क्यूबिक फॉर्म हमारे पास इस तरीके की आ जाती है, रोम्बोहेड्रल हमारे पास इस तरीके की आ जाती है। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को चेक करते हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके अंदर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास सेम होती हैं। क्योंकि इसकी रेशियो तो यहाँ पे सेम है ना, वो तो नहीं चेंज हो रही है, इस वजह से हमारे पास ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। लेकिन इसकी जब फिज़िकली हम इसको देखते हैं तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है, उसकी वजह से इसकी
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। अब जबकि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे देखा था कि हम लोगों ने इस तरह से क्रिस्टल ग्रोइंग की है तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब हम लोग उसको स्टिर कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो स्टिरिंग, ठीक है, स्टिरिंग का इम्पैक्ट पड़ गया। उसके बाद जी हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि अब जब इसकी शेप ही चेंज होगी तो इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे होंगे वो भी ज़ाहिर सी बात है चेंज हो रहे होंगे, तो उसमें भी चेंजिंग आ गई इसकी ज्योमेट्रिक शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स में। उसके बाद जी अब इसकी रीज़न क्या होती है, इसके पीछे जो रीज़न्स होती हैं अब उसको देखते हैं। इसके अंदर रीज़न्स आ जाती है हमारे पास, सॉल्वेंट इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट इफेक्ट किस तरह से कि जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं, उसकी क्रिस्टल ग्रोइंग करते हैं तो उसके अंदर सॉल्वेंट का इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद लेवल ऑफ सुपर सैचुरेशन का आ जाता है, क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी सुपर सैचुरेशन करनी है उसके अंदर हीट के भी ज़्यादा हो गई हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट सोल्यूट की जो कंसिस्टेंसी हो उसका कोई डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से इसके अंदर ये रीज़न हो सकती है कि इसकी डिफरेंट शेप्स क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट, कि जब हम लोगों ने वो सुपर सैचुरेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई तो उसका भी इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का क्या मतलब होता है, एलो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉपी का मतलब होता है शेप्स, यानी कि अदर शेप्स। इसके अंदर हम लोग कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन को हम यहाँ पे ग्रेफाइट के तौर पे भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास डायमंड की शेप आ जाती है, पेंसिल की शेप आ जाती है और इनके अंदर क्या होता है, इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलोट्रॉपी है, यानी कि एक ही हमारे पास चीज़ है, ठीक है, एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के डिफरेंट एक कंपाउंड है और उसके हमारे पास डिफरेंट जो है शेप्स बन रही हैं। डायमंड शेप बन रही है, पेंसिल की बन रही है, ठीक है। डायमंड में कार्बन आ गया और पेंसिल में हमारे पास ग्रेफाइट आ गया। उसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है, वो है हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांजिशन होते हैं मिड के अंदर, ठीक है, मिड में जो चीज़ होती है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास देखते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है वो वाला जिसके मोर देन वन फॉर्म, जिसकी एक से ज़्यादा फॉर्म बन रही होती है। जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल थी FeO3 की, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल फॉर्म बन रही थी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये वाली दो फॉर्म्स बन रही थी और उसी तरीके से हम लोगों ने इस तरह की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें उनकी डिफरेंट फॉर्म्स बनती है वो वाले यूज़ करने हैं। तो इसके अंदर कंपाउंड और एलिमेंट दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एलोट्रॉपी भी आ जाता है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी आ जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने कंपाउंड और एलिमेंट दोनों को दे लिया। उसके बाद ये असल में अब ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट एट टेम्परेचर पॉइंट साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट उसके अंदर जिसमें कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों कंबाइनली साइमल्टेनियसली एक साथ वहाँ पे हमें नज़र आ रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ तक आके हमारे कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को, जो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स में हमारे पास क्या होता है, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, वो शेपलेस होते हैं, इरेगुलर फॉर्म में इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। क्रिस्टलाइन में हमारे पास वो इस तरह से सिमेट्रिकल में आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के बाद हम लोगों ने देखी थी इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख ली। उसके अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्री को देखा कि उसके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, उसके क्लीवेज में जब हम लोग कट करते हैं तो वो हमारे पास वो भी बिल्कुल सेम कट होता है, ठीक है। जिस तरह का हमारे पास एक फॉर्म आएगी वैसे ही हमारे पास दूसरी फॉर्म भी आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें सिमेट्री को चेक किया। सिमेट्री में हम लोगों ने इसके अंदर कॉन्सेप्ट देख रहे थे 360 एंगल पे उसके फेसेस, एंगल्स, एजेस जो हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे, यानी और इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया तो इस वाले पॉइंट तक जाएंगे तो ये हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इस तरह से जब हम कट करेंगे तो इस वाली चीज़ को हम बोलेंगे प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि जो हैबिट और क्रिस्टल ग्रोइंग होता है ये हमारे पास सेम चीज़ होती है। इसके अंदर असल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एक सोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको हीट कर रहे होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को, और उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में बना रहे होते हैं। तो उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म जो है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं।
ठीक है। 10 मिनट बाद हमारे पास इस तरीके से क्रिस्टल बन रहा है, 20 मिनट्स बाद उसका साइज़ और इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एनाइसोट्रॉपी में हम लोगों ने देखा था कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में से जब देख रहे होते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी नज़र आ रही होती हैं, जिसमें एग्जांपल हम के तौर पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा था, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम लोगों ने देखा था आइसोमॉर्फिज्म में हम लोगों ने देखा था उसकी शेप जो उसकी फॉर्म होती है वो सेम होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उनके एटॉमिक रेशियो जो है वो सेम होता है, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख ली थी। इसके बाद जी हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोगों ने देखा था कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह के यहाँ पे FeO3 की हम लोगों ने देखा क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इसके कुछ रीजंस देखे थे, जिसके अंदर हमारे पास आ गया था सॉल्वेंट का इफेक्ट आ गया था, लेवल ऑफ सुपर सैचुरेशन का आ गया था, टेम्परेचर इफेक्ट आ गया था, स्टीयरिंग कंडक्टिविटी आ गया था, उसके बाद ज्योमेट्रिक शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, और उसके बाद कुछ इम्प्योरिटीज़ का भी इम्पैक्ट आ गया था, ठीक हो गया। और उसके बाद जी हम आगे चल के हम लोगों ने देखा था एलोट्रॉपी में हम लोगों ने देखा था कि एक ही कंपाउंड होता है और उसकी हमारे पास डिफरेंट शेप्स हो जाती हैं। और डिफरेंट शेप्स का मतलब है हमारे पास उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डायमंड पेंसिल को देखा था। उसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात की थी हमने, जिसके अंदर हम लोग वो वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे होते हैं जो कि एक ही कंपाउंड होता है, एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास क्रिएट हो रही होती हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे वो दोनों फॉर्म्स हमारे पास एट अ टाइम क्रिएट हो रही हैं, साइमल्टेनियसली बन रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को जिस पे बन रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और हम लोगों ने FeO3 की एग्जांपल को देखा, तो यहाँ पे उसकी एक क्यूबिक फॉर्म बन रही है और एक रोम्बोहेड्रल फॉर्म बन रही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके अगर वो दोनों सेम बन रही हैं एक साथ, दोनों मतलब अगर क्यूबिक से वो रोम्बोहेड्रल में और रोम्बोहेड्रल से वो क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस दौरान जब वो दोनों फॉर्म्स 50-50% क्रिएट हो रही होंगी हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है जी। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्रिस्टल लैटिस को पढ़ रहे होंगे।